सभी भाइयों को नमस्कार। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट एक महत्वपूर्ण विषय है। आईटीसी के प्रावधान समझने के साथ साथ यह अत्यंत आवश्यक है कि आईटीसी कब नहीं मिलेगी तथा आईटीसी मिलने पर क्या प्रतिबंध है। मैंने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आईटीसी के प्रावधान समझने के लिए इस विषय पर 3 भागों में वीडियो के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश की है। प्रथम वीडियो में आईटीसी अवेलेबल अंडर जीएसटी एक्ट विषय पर चर्चा की गई है। दूसरी वीडियो में आईटीसी अलाउड विद रेस्ट्रिक्शन विषय पर चर्चा की गई है। अब इस तीसरी वीडियो में आईटीसी ब्लॉक्ड अंडर जीएसटी एक्ट विषय पर चर्चा की जाएगी। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदता है तो उस पर आईटीसी मिलेगी या नहीं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या वह एसी शब्द इन दी कोर्स ऑफ और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंतर्गत आता है। इस विषय को समझने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। आशा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा सब्सक्राइब करने के बाद इसे लाइक एवं शेयर भी कर दें ताकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरा आप सभी से यह भी निवेदन है कि यदि इस वीडियो में कोई गलती पाई जाती है या आपका कोई सुझाव हो तो उस सुझाव या उस गलती को हमें 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं। अब हम वीडियो के पार्ट 3 में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आईटीसी ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17.5 के प्रावधान के विषय में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, इसके लिए सेक्शन 263 के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स तथा सेक्शन 262 के अनुसार इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एंड इंक्लूड्स नंबर ए आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नंबर बी टैक्स चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(3) एंड 9(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एज वेल एज अंडर एसजीएसटी एक्ट एंड यूटीजीएसटी एक्ट बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन इज लेवी, number C tax payable on reverse charge basis by recipient under the provisions of section 5(3) and 5(4) of IGST Act। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आईटीसी क्लेम करने के लिए केवल 4 प्राइमरी कंडीशंस हैं। इन चारों प्राइमरी कंडीशंस का वर्णन मेरे द्वारा पहली वीडियो में किया जा चुका है। इन कंडीशनों में फर्स्ट कंडीशन कि रिसिपेंट के पास उस वस्तु या सर्विस की सप्लाई के संबंध में टैक्स इनवॉइस उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 2, उस वस्तु या सर्विस की सप्लाई किसी व्यापार या पेशे आदि के सामान्य क्रम में या उसे आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। नंबर 3, उस वस्तु या सर्विस की वास्तव में सप्लाई होनी चाहिए। नंबर 4, सप्लायर द्वारा टैक्स का भुगतान कर दिया गया हो तथा सप्लायर द्वारा धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न भी दाखिल कर दी गई हो। उपरोक्त के अतिरिक्त जीएसटी एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत आईटीसी के प्रावधान दिए गए हैं तथा सेक्शन 17(5) के अंतर्गत ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का वर्णन किया गया है जिन पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। इसी आधार पर मेरे द्वारा इस वीडियो का नाम आईटीसी ब्लॉक्ड दिया गया है। यहाँ अभी सेक्शन 17(5) के प्रावधानों की चर्चा करना लाभकारी नहीं है क्योंकि इस धारा में सेंट्रल गुड्स एवं सर्विस टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2019 से प्रभावी संशोधन किए गए हैं।
अब अमेंडमेंट एक्ट नंबर 31 ऑफ 2018 दिनांक 1 फरवरी 2019 से प्रभावी संशोधित धारा 17(5) के प्रावधान जिस प्रकार रहे उस संशोधित धारा 17(5) के प्रावधानों पर अब विचार करना आवश्यक है। इस वीडियो के पेज नंबर 3 एवं 4 पर धारा 17(5) के प्रावधान दिए गए हैं तथा पेज नंबर 4 एवं 5 पर दिनांक 1 फरवरी 2019 से प्रभावी संशोधित धारा 17(5) के प्रावधान दिए गए हैं तथा मेरे द्वारा ब्लॉग के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। सेक्शन 17(5) की क्लॉज ए के अनुसार ड्राइवर सहित 13 से कम अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी वाले मोटर व्हीकल पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, परंतु निम्न परिस्थिति में आईटीसी मिलेगी। नंबर 1, यदि मोटर व्हीकल की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से अधिक है तथा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए प्रयोग होता है। नंबर 2, यदि ऐसा मोटर व्हीकल जिसकी ड्राइवर सहित अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से अधिक है तथा मोटर व्हीकल का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए होता है। नंबर 3, यदि ऐसा मोटर व्हीकल का प्रयोग ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए प्रयोग होता है। नंबर 4, यदि ऐसा मोटर व्हीकल का प्रयोग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए होता है। जीएसटी एक्ट की धारा 276 के अनुसार मोटर वाहन का वही अर्थ होगा जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 228 के अंतर्गत दिया गया है। सेक्शन 17(5) की क्लॉज AA के अनुसार किसी वेसल या एयरक्राफ्ट पर आईटीसी नहीं मिलेगी, परंतु इन पर निम्न परिस्थिति में आईटीसी मिलेगी। नंबर 1, यदि ऐसा व्हीकल या एयरक्राफ्ट का प्रयोग सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और एयरक्राफ्ट के लिए प्रयोग होता है। नंबर 2, यदि ऐसे वेसल या एयरक्राफ्ट का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए होता है। नंबर 3, यदि ऐसे वेसल का प्रयोग इस प्रकार के वेसल को चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए होता है। नंबर 4, यदि ऐसे एयरक्राफ्ट का प्रयोग इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए होता है। नंबर 5, यदि ऐसे वेसल या एयरक्राफ्ट का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होता है। सेक्शन 17(5) की क्लॉज AB सर्विस सेक्टर से संबंधित है। इसके अनुसार धारा 17(5) की क्लॉज A तथा क्लॉज AA में वर्णित मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट हेतु प्रदान की गई जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सेवाओं पर आईटीसी दे नहीं होगी, परंतु जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सेवाओं पर आईटीसी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सेवाएं क्लॉज A में तथा क्लॉज AA में वर्णित निहित उद्देश्य के लिए मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। अपवाद B, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सेवाएं क्लॉज A में तथा क्लॉज AA में वर्णित मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के निर्माण में प्रयोग होती हैं। अपवाद C, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सेवाएं किसी ऐसे टैक्सेबल पर्सन द्वारा उपयोग की गई हो जो मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर हो और उसे इंश्योरेंस प्रीमियम पर आईटीसी प्राप्त हो। इस बिंदु पर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तथा FAQ भी उपलब्ध है। इनमें से कुछ का विवरण निम्न प्रकार से है, कृपया उनका अवलोकन करने का कष्ट करें। मेरे द्वारा इन सभी का वर्णन करना असंभव है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। एडवांस रूलिंग महेश घोष, AAR वेस्ट बंगाल, CMS इन्फोर्ड सिस्टम लिमिटेड, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग 2018 तथा FAQ
बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विस डेट ऑन 31/7/2017। अब हम सेक्शन 17(5) की क्लॉज बी पर वर्णन पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके अनुसार फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट एज रेफर्ड इन क्लॉज ए और क्लॉज AA को पट्टे पर देने, किराए पर देने, किस्तों पर देने आदि 11 प्रकार की सप्लाई या सर्विसों पर ITC का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी का एक अपवाद यह है कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा उपरोक्त सेवाएं इस आशय से प्राप्त की जाती है कि उसी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की आगे सप्लाई की जा सके, तब रजिस्टर्ड पर्सन को ITC का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, माना कि किसी एक्स क्लब द्वारा यह निश्चय किया गया कि वह अपने 300 सदस्यों को डिनर पार्टी दे। इसके लिए उस क्लब द्वारा मैसर्स ABC होटल को 300 व्यक्तियों का डिनर तैयार करने एवं सप्लाई करने का आदेश दिया गया। मैसर्स ABC होटल द्वारा वह ऑर्डर एक अन्य होटल XYZ होटल को 300 व्यक्तियों का डिनर तैयार करने एवं उसे सप्लाई करने का आदेश दिया गया। मैसर्स XYZ होटल द्वारा 300 व्यक्तियों का डिनर तैयार किया गया तथा मैसर्स ABC होटल को सप्लाई कर दिया गया। अब मैसर्स ABC होटल द्वारा एक्स क्लब के 300 सदस्यों का डिनर सप्लाई कर दिया गया। इस स्थिति में मैसर्स ABC होटल को 300 व्यक्तियों का डिनर सप्लाई करने पर ITC का लाभ मिलेगा। सेक्शन 17(5) की क्लॉज B सेकंड के अनुसार क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप आदि माल एवं सेवाओं की सप्लाई पर ITC नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, माना कि मिस्टर X ने एक क्लब की मेंबरशिप ली। उस क्लब द्वारा न्यू ईयर पार्टी मनाने का निश्चय किया गया। क्लब के सदस्यों द्वारा कल्चरल प्रोग्राम तथा डिनर पार्टी का भी प्रबंध किया गया। इसके लिए अटेंडिंग मेंबर्स द्वारा अपना सब्सक्रिप्शन भी दिया गया। इस प्रकार के समव्यवहारों में प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के कारण ITC का लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(5) की क्लॉज B थर्ड में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संशोधन किया गया। इस एक्ट नंबर 31/2018 के अनुसार कर्मचारियों को छुट्टी या घर के लिए छुट्टी पर यात्रा सुविधा प्रदान करने पर ITC का लाभ नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ यह एक बात यह है कि यदि एम्प्लॉयर के लिए इस प्रकार की यात्रा सुविधा प्रदान करने की बाध्यता है, तब इस प्रकार की यात्रा सुविधा प्रदान करने पर ITC का लाभ मिलेगा। अब हम इस प्रावधान को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि किसी कंपनी में यह प्रथा है कि दीपावली के अवसर पर कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कुछ वस्तुएं तथा सेवाएं जैसे हेल्थ केयर सर्विस उपहार स्वरूप दी जाएंगी। ऐसी स्थिति में कंपनी को ITC का लाभ मिलेगा। अब हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर विचार करेंगे। इस बिंदु को शुरू करने से पहले सेक्शन 2(119) के अंतर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं यह जानना आवश्यक है। सेक्शन 2(119) के अनुसार वर्क कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ किसी अचल संपत्ति के कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस तथा रिनोवेशन आदि से होता है, जिसमें किसी संपत्ति का ट्रांसफर भी शामिल होता है। संपत्ति का ट्रांसफर चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में। GST एक्ट के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन वर्क अर्थात वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस माना गया है। GST एक्ट के शेड्यूल 2 की क्लॉज 5 में तथा एक्सप्लेनेशन में वर्क कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया है।
मान लीजिए कि सिंचाई विभाग एबीसी कंपनी के साथ एक इमारत निर्माण के लिए एग्रीमेंट करता है। इस मामले में सिंचाई विभाग एक कॉन्ट्रैक्टी कहलाएगा तथा मैसर्स एबीसी एंड कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगी। उस भवन के निर्माण में मैसर्स एबीसी कंपनी द्वारा निर्माण सामग्री जैसे श्रम एवं कौशल का प्रयोग किया जाता है तथा निर्माण के बाद वह भवन वापस सिंचाई विभाग को सौंप दिया जाता है। इसमें लेजिस्लेचर की राय है कि यह निर्माण सामग्री का इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसफर है और ऐसे इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल पर टैक्स देना चाहिए। भवन के निर्माण में मैसर्स एबीसी कंपनी द्वारा दो प्रकार की सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल का प्रयोग तथा नंबर 2 स्किल एंड लेबर का प्रयोग। जीएसटी एक्ट के शेड्यूल 2 के क्लॉज 5 के अंतर्गत सप्लाई ऑफ सर्विस को परिभाषित किया गया है। कृपया इस क्लॉज का ध्यान से उपयोग करने का कष्ट करें। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर विचार करने के लिए धारा 17(5)(c) के अंतर्गत वर्क कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, इस पर आईटीसी नहीं मिलेगी। तथा दूसरा भाग except where it is an input service for further supply of work contract service से संबंधित है, इस पर आईटीसी मिलेगी। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि एक कंपनी मैसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपने लिए ऑफिस बिल्डिंग बनाना चाहती है। वह कंपनी कॉन्ट्रैक्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड से ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट करती है। वह कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स XYZ लिमिटेड एक अन्य सब कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स राम सिंह एंड सन्स से उस कंपनी के लिए ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट करती है। यहाँ पर मैसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म है। इसके द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स राम सिंह एंड सन्स से इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्राप्त की जाती है तथा साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उस कंपनी मैसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रदान की जाती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स XYZ लिमिटेड को सब कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स राम सिंह एंड सन्स द्वारा उससे वसूल किए गए जीएसटी के धनराशि के बराबर आईटीसी मिलेगी तथा कॉन्ट्रैक्टर फर्म मैसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी मैसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई किए गए वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर जीएसटी देने का दायित्व होगा। अब हम कंस्ट्रक्शन सर्विस के संबंध में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट की धारा 15(5)(d) के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन सर्विस के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा स्वयं के खाते में इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के संबंध में प्राप्त किए गए माल या सेवा या दोनों के संबंध में आईटीसी नहीं मिलेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत व्यापार के सामान्य क्रम में या उसके फार्दरेंस के लिए कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। अब यहाँ यह विचार करना बहुत आवश्यक है कि धारा 17(5)(c) तथा धारा 17(5)(d) में क्या अंतर है। बिंदु नंबर 1, धारा 17(5)(c) इन शब्द की शुरुआत इन शब्दों से होती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। धारा 17(5)(c) के दो भाग हैं। प्रथम भाग के समव्यवहार में कोई आईटीसी नहीं मिलेगी तथा दूसरे भाग के समव्यवहार में आईटीसी मिलेगी, जबकि सेक्शन 17(5)(d) की शुरुआत इन शब्दों से होती है। गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन own account, including when such goods or service or both are used in the course or furtherance of business। इस प्रकार के समव्यवहारों पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। बिंदु नंबर 2,
धारा 17(5)(c) को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कॉन्ट्रैक्टी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, जबकि धारा 17(5)(d) को लागू करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। ए, किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा स्वयं के खाते में इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चाहे स्वयं के खाते में हो या इन दी कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तथा सी, भवन निर्माण के लिए किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा स्वयं के खाते में या उस भवन के इच्छुक खरीदार के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। बिंदु नंबर 3, धारा 17(5)(c) को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि गुड्स एंड सर्विस की इनपुट सप्लाई पर आईटीसी प्राप्त करने के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस की आउटपुट सप्लाई होनी चाहिए, जबकि धारा 17(5)(d) के अंतर्गत आईटीसी प्राप्त नहीं होगी। बिंदु नंबर 4, धारा 17(5)(c) के अंतर्गत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि धारा 17(5)(d) के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अनुसार एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यहाँ शब्द कैपिटलाइजेशन का विशेष महत्व है। अब हम कंपाउंड स्कीम के अंतर्गत दी गई जीएसटी के बारे में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट की सेक्शन 17(5)(e) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत कंपाउंड स्कीम में टैक्स देने का ऑप्शन चुनता है, तो उसे अपनी टैक्स इनवॉइस पर की गई खरीद के संबंध में कोई आईटीसी नहीं प्राप्त होगी। अब हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन द्वारा खरीद के संबंध में आईटीसी के संबंध में विचार करेंगे, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करके प्राप्त की जाती है। धारा 17(5)(f) के अनुसार यदि कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और उसके द्वारा कोई गुड्स या सर्विस प्राप्त की जाती है, तब उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट करके प्राप्त की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और वह गुड्स व सर्विस प्राप्त करता है, तो उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस खंड का एक अपवाद है कि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ केवल तभी प्राप्त होगा जब वह गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करता हो। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 277(2) सबसेक्शन 77 के अनुसार नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो कभी कभी गुड्स व सर्विस के लेन देन का ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वह प्रिंसिपल के रूप में हो या एजेंट के रूप में हो, तथा उसके पास भारत में व्यापार का या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है। अब हम गुड्स और सर्विस और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन के संबंध में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 17(5)(g) के अनुसार यदि कोई टैक्सेबल पर्सन है तथा उसके द्वारा इनवर्ड सप्लाई व सर्विस प्राप्त की जाती है और उन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को अपने इस्तेमाल के लिए पर्सनल कंजम्पशन में ले लेता है, तब उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। इसे एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। माना कि मैसर्स राम सिंह एंड सन्स एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तथा वह रेडीमेड गारमेंट्स की ट्रेडिंग का व्यापार करती है। उस फर्म ने 1 लाख का सामान खरीदा तथा 18% की दर से 18,000 रुपये टैक्स दिया। उसने 20,000 का माल अपने परिवार के फंक्शन में प्रयोग कर लिया, तो उसे 20,000 पर 18% की दर से अर्थात 3,600 रुपये आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, destroyed, written off, disposed of by way of gift और फ्री सैंपल्स के संबंध में विचार करेंगे।
धारा 17(5)(h) के अनुसार यदि किसी टैक्सेबल पर्सन द्वारा इनवर्ड गुड्स व सर्विस प्राप्त की जाती है तथा उन पर आईटीसी प्राप्त कर ली जाती है, अब यदि वह टैक्सेबल पर्सन उन इनवर्ड गुड्स व सर्विस को गिफ्ट या फ्री सैंपल के रूप में दे देता है, या वे वस्तु खो जाती है या चोरी हो जाती है या खराब होने के कारण नष्ट हो जाती है, तो इस प्रकार की इनवर्ड गुड्स व सर्विस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी या उनके द्वारा प्राप्त की गई आईटीसी को वापस करना होगा। अब हम एनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130 के संबंध में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट की सेक्शन 17(5)(i) के अनुसार यदि किसी टैक्सेबल पर्सन द्वारा सेक्शन 74, 129 एंड 130 के अंतर्गत कोई टैक्स जमा कर दिया जाता है तो उसे ऐसे टैक्स जमा करने पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। इस प्रकार यदि टैक्स का गलत तरीके से भुगतान किया गया है या कम भुगतान किया गया है या आईटीसी का गलत दावा किया गया है तो कर योग्य व्यक्ति द्वारा टैक्स की धनराशि वापस करने के साथ साथ वह ब्याज एवं अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। उपरोक्त सभी मामलों में किसी प्रकार से भी आईटीसी का दावा मान्य नहीं होगा। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो तब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा